हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ अकेडमी। और आप सभी मेरे साथ वरदान बैच में पढ़ रहे हैं भूगोल का पार्ट 2। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, हमने आप लोगों के लिए वरदान बैच को प्रारंभ किया था और मैंने कहा था कि हर गुरुवार को आप सभी मेरे साथ भूगोल के पीवाईक्यू सवाल जो देखने वाले। इससे पहले मैं एक क्लास ले चुका हूं। यदि आप लोगों ने भूगोल का पार्ट 1 नहीं पढ़ा है वरदान बैच में, तो हमने चैनल पे वरदान बैच के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप सभी पढ़ सकते हैं। और वरदान बैच के इस लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होगी और इन सभी महत्वपूर्ण क्लासों का आप सभी को फायदा भी मिल रहा होगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ चैनल में पहली बार जुड़े, मैं आशा करता हूं कि सभी ने चैनल को लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर किया होगा। बिगर किसी देरी से बढ़ूंगा भूगोल की इसके लेक्चर नंबर 2 के पहले प्रश्नों के साथ में। और भूगोल का जो पहला प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा, आप सभी हमारे साथ जुड़े, जिसके लिए पुनः आप सभी का धन्यवाद। और सवाल इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये पहला सवाल मुझे लगता है कि क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में हम सभी ने यूनिवर्स के बारे में जो पढ़ा था, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था, आज भी पूरी क्लास होने वाली हो ब्रह्मांड से रिलेटेड ही रहेगी, यानी ठीक है। तो अब ये मुझे नहीं पता है कौन सा सवाल डाला है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। राजस्थान राज्य में उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त किया गया था? किसकी वजह से पुनः प्राप्त किया गया था हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। मुनक नहर फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आप सभी की इंदिरा गांधी नहर है, सरहिंद नहर है, या आगरा नहर हम लोगों को देखने को मिलेगी। और मैंने कहा था रेलवे की पीवाईक्यू है, तो आप लोगों का राइट आंसर देखने को मिलेगा इंदिरा गांधी नहर। क्या देखने को मिलेगा? इंदिरा गांधी नहर देखने को मिलेगा। अब क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यही हमारे भारत का सिरमौर है और इसी सिरमौर को हम लोगों ने जम्मू और कश्मीर नाम दिया है। और यहीं से यदि हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे तो यहां पर हम लोग देखेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहीं पर हमारे पास इन प्लेस ऑफ राकसताल, कहां पर? इन प्लेस ऑफ राकसताल से यहीं पर या आपका हिमाचल प्रदेश हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के समीप हम लोगों को यहां पर आप लोगों का एक राज्य देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा पंजाब। अब बात यहां पर यह होगी, यहीं सर हमारे पास में एक सतलज रिवर, इस रिवर को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इस रिवर को हम लोगों ने नाम दिया था सतलज। कौन सी रिवर देखने को मिलेगी? सतलज रिवर देखने को मिलेगी। और यहीं पर हमारे पास में हिमाचल प्रदेश में हमारे पास में एक व्यास कुंड देखने को मिलेगा। कौन सा कुंड देखने को मिलेगा? व्यास कुंड देखने को मिलेगा। इसी व्यास कुंड से हमारे पास में एक प्लेस पड़ेगी आपके पंजाब में जिसका नाम है हरिके। प्लेस का क्या नाम है? हरिके। और वहां से एक नहर निकाली गई और यह नहर हम सभी को राजस्थान में जाती हुई यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, यह नहर हम लोगों को राजस्थान में जाती हुई देखने को मिलेगी। और इस नहर का क्या नाम रखा गया? तो आप सभी को नाम याद होना चाहिए कि इस नहर को इंदिरा गांधी नहर किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर के नाम से इसे जाना जाता है। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि भारत की सबसे सिंचित या सबसे लंबी नहर कौन सी मानी जाती है, तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कैनल हम लोगों को देखने को मिलती है, नहर देखने को मिलती है। और इसके साथ यदि सवाल पूछेगा कि विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर, सिंचाई के लिए केवल बनाई गई सिंचाई नहर, यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा तो भी राइट आंसर इंदिरा गांधी होगा। तो भी राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी हम लोगों को यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोगों ने इस क्लास को शुरुआत में ही जरूर लाइक कर दिया गया होगा। चलिएगा, अब हम लोग सौर मंडल देख रहे थे, उन्हीं के सवालों को प्रारंभ करते हैं। और हम लोगों को जो देखने को मिलेगा, पहला सवाल यहां से क्लास का सेकंड टू, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमता है? मतलब कोई भी जो ग्रह होता है वो सूर्य के
चारों तरफ मूव करता है, उस शब्द को हम लोगों ने क्या नाम यहां पर दिया है? पहला नाम हम लोगों को वलय देखने को मिलेगा, कक्षा देखने को मिलेगा। क्या हुआ? कक्षा के बाद पथ हम लोगों को देखने को मिलेगा और अक्ष हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखिएगा, पथ यानी तो हम लोग उस तरीके से मानेंगे, पथ यानी रास्ता हो सकता है, अक्ष मतलब होता है, मान लीजिएगा यह हमारी प्यारी पृथ्वी देखने को मिलती है और हमारी पृथ्वी जो अपने खुद के एक्सिस पे 23.5 डिग्री खुद के एक्सिस पे, खुद के अक्ष पर यहां पर झुकी हुई है, यानी इसका यहां पर झुकना ये हमारे पास में यहां पर एक्सिस कहलाता है, ये यहां पर अक्ष हमारे पास में कहलाता है। लेकिन यह बात कर रहा है कि जिस पर कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमता है तो उसे हम लोग कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कक्षा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। हम लोगों ने देखा था कि 2006 से यदि हम लोग पूर्व की बात करेंगे तो जो 2006 से पूर्व हमारे पास में जो ग्रहों की संख्या, जो ग्रहों की यदि हमारे पास में जो संख्या हुआ करती थी वह संख्या कितनी हुआ करती थी? 9 संख्या हुआ करती थी। लेकिन फिर जब 2006 में हमें पता चला तो 2006 में ग्रहों की जो संख्या हो गई, ग्रहों की जो संख्या हो गई हम लोगों के पास में जो ग्रहों की संख्या देखने को मिली वो हमें मुख्य रूप से यहाँ पर 8 ग्रह देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जो यम ग्रह है इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाला क्योंकि यह अपनी कक्षा से बाहर जाकर परिक्रमा कर रहा था। तो एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर यह भी बनता है, महत्वपूर्ण कारण यह भी बनता है जिसके कारण हम लोगों ने इसे बाहर निकाला। वर्तमान में 8 ग्रह देखे जा सकते हैं जो जिसमें से 4 प्रकार के ग्रह हम लोग जिन्हें आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्हें आंतरिक जो ग्रह उन्हें नाम दिया गया है। और 4 ग्रह को हम लोग, आप लोगों के बाह्य ग्रह, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह यहाँ पर हम लोग ग्रह यहाँ पर नाम देते हैं। और जो हमारे पास में 4 बाह्य ग्रह होते हैं इसमें से भी हमारे पास में 2 हमारे पास में गैसीय ग्रह, 2 हमारे पास में क्या होते हैं? गैसीय ग्रह हमें देखने को मिलेंगे और 2 हमें यहाँ पर बर्फीले ग्रह, कौन से ग्रह देखने को मिलेंगे? बर्फीले ग्रह हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब मैं 2 गैसीय ग्रहों के बारे में बात करता हूं तो 2 गैसीय ग्रह मुझे कौन कौन से देखने को मिलेंगे? तो जवाब होगा एक बृहस्पति। कौन सा? एक बृहस्पति ग्रह देखने को मिलता है और एक हम लोगों का प्यारा शनि ग्रह हमें देखने को मिलता है। बर्फीले ग्रहों की बात करूंगा तो अरुण हम लोगों को देखने को मिलेगा और एक आप लोगों का वरुण, कौन सा देखने को मिलेगा? वरुण हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन, तो हमें यहाँ पर कक्षा राइट आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे जो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए हम सबका जो सवाल देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से है, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? इनके खगोलीय पिंड, सूर्य के चारों ओर, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला आकाशीय खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? क्या तारामंडल कहा जाता है? तारामंडल तो हम लोग जो बोलते हैं कि जो तारों का समूह, तारों का जो समूह देखने को मिलेगा उसे हम लोग तारामंडल बोलेंगे। और जो हाइड्रा हमने देखा था वो सबसे बड़ा तारामंडल देखने को मिलेगा। आकाश गंगाएं जो होती हैं, आकाश गंगाओं को हम लोगों ने क्या कहा था? बनती कैसे हैं? तो जो धूल वह जो गैसीय फॉर्म में होता है और उसी गैसीय फॉर्म में जो हम लोगों ने देखा था कि जो धूल और गैस खासकर यहाँ पर हाइड्रोजन, कौन सी गैस दोस्तों? यहाँ पर जो हाइड्रोजन और प्लस यहाँ पर हम लोग हीलियम मानेंगे। क्या मानेंगे? हीलियम। यदि इनकी पास आने की प्रक्रिया देखने को मिलेगी तो हम लोग बोलेंगे कि एक नीहारिका का जन्म हो रहा है। क्या हो रहा है? एक नीहारिका बनती हुई देखने को मिलेगी। और इसे दी ओस एक ग्रेविटेशन फोर्स जब इन सभी जो पार्टिकल में ज्वाइन होता है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है और ये पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स जब आपस में धूल, गैस और हाइड्रोजन और हीलियम इन सभी को एक साथ में लाकर खड़ा कर देता है तो हमारे पास में यहाँ पर आकाश गंगाएं क्या बनती हैं? आकाश गंगाएं यहाँ पर बनती हुई हम लोगों को देखने को मिलती हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए, सॉरी ये आप लोगों को समझ में आया होगा। मिल्की वे आप सभी जानते हैं मिल्की वे क्या है, तो ये जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी जो आकाशगंगा देखने को मिलेगी, इसको हम लोगों ने मिल्की वे कहा है। इसका मतलब होगा, इस सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा सौरमंडल। क्या देखने को मिलेगा? सौरमंडल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ सवाल नंबर 4 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 4 हम हम लोगों को देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है? सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, आकाशगंगा तो करती नहीं है, तारे भी नहीं करती, क्योंकि सूर्य अपने आप में एक स्टार है, अपने आप में एक तारा है। सैटेलाइट किसी भी ग्रहों के चक्कर लगाती हैं, वैसे सूर्य के भी चक्कर लगाती हैं। तो यहाँ पर जितने भी ग्रह है, जितने भी ग्रह है यहां पर यह चक्कर लगाते हैं। और ग्रहों की श्रेणी में हमारे पास में आप लोगों ने देखा होगा, यदि हमारे पास में यहां पर हम लोगों को सूर्य देखने को मिलेगा, तो सूर्य के बाद हमारे पास में यहां पर बुध होगा, बुध के बाद हमारे पास में यहां पर शुक्र होगा, शुक्र के बाद हमारे पास में यहां पर पृथ्वी, क्या देखने को मिलेगा? पृथ्वी देखने को मिलेगा। पृथ्वी के बाद हमारे पास में मंगल ग्रह की बात करेंगे, मंगल ग्रह के बाद हमारे पास में जो होगा वो बृहस्पति, बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद हमारे पास में शनि, शनि ग्रह के बाद जो देखने को मिलेगा, शनि ग्रह के बाद में अरुण, और अरुण ग्रह के बाद देखने को मिलेगा वो वरुण ग्रह देखने को मिलेगा। कौन सा? वरुण ग्रह देखने को मिलेगा। अब इसमें से ये सभी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सूर्य के क्या, सूर्य की तरफ क्या करते हैं? चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जब ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो इसमें से हमारे पास में हम सबका लाडला दुलारा ये जो शुक्र, जैसे सभी ग्रह जो चक्कर लगाते हैं वो सभी पश्चिम, कहां से? पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। एक प्रक्रिया बनती जिससे हम लोग बोलते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन हमारे पास शुक्र यह पूर्व से, कहां से? यह पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है। ये एक अपवाद है हम लोगों को देखने को मिलेगा। और एक हमारे पास में अरुण, ये भी हमारे पास में पूर्व से, कहां से? पूर्व से पश्चिम की तरफ यह भी चक्कर लगाता है। बाकी सब हमारे पास में जितने भी ग्रह देखने को मिलते हैं सभी पश्चिम से पूर्व की तरफ यहां पर चक्कर लगाते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन ग्रहों की एक श्रेणी में हमें एक उपग्रह यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, एक उपग्रह। और इस उपग्रह और पहले ये जो आप लोगों का उपग्रह है इसका नाम है फोबे। कौन सा देखने को मिलेगा? फोबे। मैं लिखा रहा हूं, आप सभी को याद होना चाहिएगा, जिसका नाम है फोबे। और ये फोबे किसका होगा? ये फोबे ये जो हमें मून देखने को मिलता है, ये आपका उपग्रह देखने को मिलता है, तो यह शनि ग्रह का देखने को मिलता है। अब इससे हम लोग क्या समझते हैं कि ग्रहों की श्रेणी में शुक्र और आपका अरुण है, ये ही दो हमारे पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन ग्रहों, यदि मून की तरफ देखा जाए, यानी चंद्रमाओं की तरफ देखा जाए, यदि हम लोग हमारे उपग्रहों को समझे, तो उपग्रह में एकमात्र उपग्रह देखने को मिलेगा जिसका नाम है, जो प्राकृतिक रूप से है, जिसका नाम रहेगा फोबे। ये फोबे क्या करता है? ये फोबे भी आप सभी को याद होना चाहिएगा। यहां पर यह फोबे भी क्या करता है? ये भी हमको पूर्व से पश्चिम की तरफ हम लोगों को घूमता हुआ यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं है, शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बिल्कुल कोई हमें नहीं देखने को मिलेगा। सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह बिल्कुल हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे एक यहां पर होमालिया, कौन सा? एक होमालिया देखने को मिलेगा। एक हम लोगों को यूरोपा, कौन सा देखने को मिलेगा? यूरोपा देखने को मिलेगा। एक आप लोगों को का ज्ञानीमीड, कौन सा देखने को मिलेगा? ज्ञानीमीड देखने को मिलेगा। और एक क्लेस्ट्रो, कौन सा देखने को मिलेगा दोस्तों? क्लेस्ट्रो। प्रमुख रूप से हमें ये चार वास्तविक तौर पर देखने को मिलते हैं। ये बृहस्पति की मैं बात कर रहा हूं, तो बृहस्पति के बारे में हम लोग ये भी समझते हैं कि इसका खुद का सौर वातावरण हमें देखने को मिलता है। सौर
वर्ण देखने को मिलेगा। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जिस प्रकार से सूर्य के अंदर गैसों की प्रधानता देखने को मिलती है, जैसे सूर्य के अंदर हमारे पास में हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस देखने को मिलती है? सूर्य के अंदर हाइड्रोजन, सूर्य के अंदर हमारे पास में हीलियम, और सूर्य के अंदर कई प्रकार के अन्य गैसें देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार से इसी सौर बृहस्पति ग्रह के अंदर भी सभी गैसों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पास में बृहस्पति ग्रह होता है, इसी बृहस्पति ग्रह का एक सौर कलंक पाया जाता है। सौर कलंक चीज अलग होता है, लेकिन सूर्य जैसा वातावरण जो हमें देखने को मिलता है, वो सूर्य जैसा वातावरण है हम लोगों को बृहस्पति ग्रह के ऊपर भी यहां पर देखने को मिलता है। हम लोग देखेंगे कि यहां पर जो हम लोगों को दिखाया गया एक ज्ञानीमीड हम लोगों को एक मून है, ये हमारे सौरमंडल का, जो हमारा सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा यदि हम लोगों को कोई उपग्रह देखने को मिलेगा तो एक ज्ञानीमीड यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, बिल्कुल बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट यहां पर देखने को मिलेगा। और बुध ग्रह सूर्य के निकटतम देखने को मिलेगा। बुध का तापांतरण की बात करते हैं, तापांतरण, बुध का जो दिन का तापमान पड़ता है, बुध पर जो दिन का तापमान पड़ता है वो कितना पड़ता है? वो पड़ता है 427 डिग्री सेल्सियस। कितना पड़ता है? 427 डिग्री सेल्सियस। और जो शाम का तापमान पड़ता है, जो रात का तापमान हमें बुध ग्रह पर देखने को मिलेगा, वो -173 डिग्री सेल्सियस यहां पर दिखाई देता है। और तापांतरण निकालते कैसे हैं? जो भी विद्यार्थी नए जुड़े होंगे और जो ऑफलाइन जितने विद्यार्थी जुड़े हैं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को तो याद होगा कि तापांतरण कैसे निकालते हैं। तो तापांतरण निकालने का जो तरीका होता है, इसको हम बोलेंगे कि जो दिन का तापमान है माइनस जो रात का तापमान है, उसमें इसको क्या कर दो, आप माइनस कर दो। तो हम लोग देखेंगे 427 डिग्री सेल्सियस माइनस 173 डिग्री सेल्सियस, तो ये कुल मिलाकर आप लोगों का 600 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी बुध का जो तापांतरण देखा जाता है वो कितना देखा जाता है? 600 डिग्री सेल्सियस यहां पर देखा जाता है। सौरमंडल 2.3 पैर मेरे से दर्द हो रहे हैं आज। सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है, मैं बोलूंगा ये सवाल सही है तो सही होगा, मैं बोलूंगा गलत होगा तो गलत भी होगा, क्योंकि हम लोगों ने यह बात पढ़ा है कि जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स कितने साल पुराना है। ये बिग बैंग थ्योरी यह बताती है कि 13.7 वर्ष बिलियन वर्ष पहले एक पूरे पहले हमें एक पार्टिकल था, उसके अंदर हमें विस्फोट देखने को मिला, और जितनी भी आकाशगंगाएं, शुद्ध ग्रह, निहारिका, धूमकेतु, जितने भी शुद्ध ग्रह, सौरमंडल, तारे, नक्षत्र, जितने भी सब कुछ देखने को मिलते हैं, ये सभी 13.7 बिलियन वर्ष पहले उस विस्फोट के कारण बने। लेकिन यहां पर अब यह बोल रहा है कि सौरमंडल 2.7 बिलियन वर्ष पुराना है। लेकिन रेलवे ने इसका सवाल, रेलवे ने इसको कुछ नहीं, मतलब इस सवाल पर कुछ बड़ा एक्शन नहीं लिया, उसने इसी को ही सही मान लिया। एक्चुअली अब यहां पर ये 4.7 या लगभग 13.7 के लगभग में ये हमें यहां पर देना था। तो ये डिपेंड करेगा कि रेलवे आंसर क्या मानेगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से सवाल पूछेगा और बनाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हमें देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, ध्रुव तारा नहीं। आप बताइए, ध्रुव तारा नहीं है। देखो, एक तो सप्तऋषि जो होता है, सप्तऋषि जो हम लोगों को यहाँ पर एक तारामंडल देखने को मिलेगा, इसी तारामंडल के बिहाफ पर हम लोग किसकी जानकारी निकाल सकते हैं? ध्रुव तारा के बारे में, क्योंकि यह सप्तऋषि के सीधी रेखा में हम लोगों को बनता हुआ देखने को मिलता है। चंद्रमा, सवाल क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? क्या यूरोप? नहीं, यूरोप, सूर्य, ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा नहीं होगा, एक्चुअली ये यूरोपा होगा। क्या होगा? यूरोपा होगा। ध्रुव तारा हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है,
ये आई थिंक 356 प्रकाश वर्ष है ना, ये लगभग दूर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यूरोप नहीं होगा, ये यूरोपा होगा, और ये सूर्य है, चंद्रमा है, ध्रुव तारा हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे, और अगला सवाल जो हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्यतः आकार क्या होता है? तो ये आकार कैसा देखने को मिलेगा? गोलाकार जो होगा हम लोगों को देखने को मिलेगा, पैराबोलिक होगा, शंकाकार होगा, या अंडाकार होगा? तो हम लोग बोलते हैं लगभग अंडाकार देखने को मिलता है। ग्रहों के पथ मतलब ये किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा, ऐसा या ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे, और अगला सवाल जो देखने को मिलेगा, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये हीलियम सेंट्रल मॉडल किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये निकोलस कोपरनिकस किसने द्वारा पेश किया गया था? निकोलस कोपर के द्वारा पेश किया गया था। इसने बताया था कि सूर्य वास्तविक तौर पर कि सूर्य इज द सेंटर पॉइंट, सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह क्या लगाते हैं? चक्कर यहाँ पर लगाते हैं। तो सबसे पहले मॉडल था वो इसी के द्वारा यहाँ पर पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 9 की चर्चा करते हैं। और सवाल नंबर जो 9 देखने को मिलेगा, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बाह्यतम क्षेत्र यानी देखिएगा, अब मैं अगर आपको बताऊं तो ये हमारे पास में एक सेंटर पॉइंट, कौन सा पॉइंट देखने को मिलेगा? एक सेंटर पॉइंट देखने को मिलेगा। इसी सेंटर पॉइंट में हमारे पास में हाइड्रोजन, कौन सी गैस यहाँ पर हमारे पास में? हाइड्रोजन, और हमारे पास में हीलियम गैस, हाइड्रोजन और हीलियम गैस मुख्यतः देखने को मिलेगी। अब आप सभी जानते हैं कि किसी भी स्टार के अंदर जो सबसे बड़ा एनर्जी का फॉर्म होता है उसके नाभिक में होता है, उसके सेंटर पॉइंट में होता है, और यहीं पर हमें सूर्य की पहली ये इसको यदि हम लोग नाभिक मानते हैं तो इसी को ही हम लोग पहली परत मान लेंगे, जिसको हम लोग नाम बोलते हैं कोर। क्या नाम बोलते हैं इसको? हम लोग कोर नाम बोलते हैं। कोर का जो तापमान हमें देखने को मिलेगा, तापमान जो हमें देखने को मिलेगा वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इस सूर्य की इसके बाद हम लोगों को एक यहाँ पर आप लोगों की परत यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब जो यहाँ पर परत जो हम लोगों को देखने को मिलेगी, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम लोग विकिरण मेखला, विकिरण मेखला नाम, विकिरण मेखला हम लोग इसको नाम देंगे, जिसमें आपके सेंटर पॉइंट से सारी की सारी आपकी एनर्जी हम लोगों को बाहर जाती हुई देखने को मिलेगी। और इस सेंटर पॉइंट से जितनी भी आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है? अच्छा देखिए, ऐसे अगर हम बनाएंगे तो समझ में थोड़ा सा कम आएगा आप सभी को। हम अलग तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं, अगर ऐसे समझ में आएगा आप सभी को। तो हमने कहा था कि ये हमारे पास में कोर है, यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस है हमारे पास में। जो सबसे पहले इसका महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर क्या रहेगा कि यहीं पर हमारे पास जितनी भी आपकी ऊर्जा बनती है वो यहीं पर बनती है, क्योंकि कोई भी स्टार होता है उसका सेंटर पॉइंट जो उसका नाभिक होता है वहां पर सारी एनर्जी बनती हुई देखने को मिलेगी। उसकी आउटर सरफेस जो उसकी बाहरी सरफेस होती है, उसकी बाहरी सरफेस में तो हम सभी जानते हैं अच्छे तरीके से कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसका द्रव्यमान होता है, उसका मास होता है। अब यहां पर क्या होगा कि अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, यदि हम लोग मान लेते आधा हिस्सा बनाते सूर्य का, मान लो कि हम लोगों ने आधा हिस्सा बनाया, या आधा हिस्सा बनाया, पूरा हिस्सा हम लोग नहीं बनाएंगे, तो इसके बाद जो हमें यहां पर देखने को मिलेगी, ये जो परत हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, इस ये जो पहली परत है, इस पहली परत को हम लोगों ने कोर नाम दिया है। क्या नाम दिया है? कोर नाम दिया है। अब इस कोर के बाद हमारे पास में ये जो परत देखने को मिलेगी, इस परत को हम लोग बोलेंगे संवन मेखला। क्या नाम बोलेंगे? इस परत को हम लोगों ने नाम दिया है यहां पर संवन। क्या नाम दिया है? संवन मेखला हम लोगों ने इसको यहां पर नाम दिया है। अब इसमें जितनी भी आपकी एनर्जी जाएगी
ये किसके फॉर्म में जाती हुई देखने को मिलेगी? तो ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसके रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के फॉर्म में यह जाती हुई देखने को मिलेगी। तो ये सवन मेखला जो है, ये मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, यहां पर यह हम लोगों को विकिरण मेखला, कौन सी? विकिरण मेखला देखने को मिलेगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहां पर हम लोगों को एक परत देखने को मिलेगी। अब यहां पर जो परत देखने को मिलेगी, हम लोग इसको संवन मेखला, क्या नाम बोलते हैं? संवन मेखला। हम लोग तीसरी परत को संवन मेखला हम लोग यहां पर नाम देते हैं। अब इसके बाद जो सूर्य की परत हमें देखने को मिलेगी, हम लोग देखेंगे कि इसके बाद में हमें जो चौथी यहां पर सूर्य की परत देखने को मिलेगी, इसको हम लोग फोटोस्फीयर यानी हम लोग इसको प्रकाश मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल हम लोग यहां पर इसको बोलते हैं। यहीं पर सूर्य के जो काले धब्बे होते हैं, जिन्हें हम लोग सन स्पॉट कहते हैं, सन स्पॉट बोलते हैं। सूर्य कलंक जिसको हम लोग यहाँ पर धब्बे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल के यहाँ पर जो इतने ज्यादा लेवल पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसें तो पाई जाती है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के साथ में जो पार्टिकल है वो इतना ज्यादा फॉर्म में इस वाली परत में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कम हमारे यहाँ पर बड़े पार्टिकल पाए जाते हैं। तो एक इन सन स्पॉटों के कारण, प्रमुख रूप से कारण यह देखने को मिलता है कि 5500 डिग्री सेल्सियस से तो 6000 डिग्री सेल्सियस तक हम लोगों को यहाँ पर यह परत देखने को मिलती है। कौन सी? प्रकाश मंडल। और इसी प्रकाश मंडल के बाद में जो हमें एक परत है जो सूर्य की देखने को मिलेगी, जिसको हम लोगों ने यहां पर बहिमंडल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? बहिमंडल नाम दिया है। तो एक मिलियन डिग्री सेल्सियस से तो 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक इसका हम लोगों को तापांतरण या मतलब यहां पर तापमान देखने को मिलेगा। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि अंतिम जो सूर्य की परत जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, इसको हम लोग यहां पर कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना हम लोग मानते हैं। लगभग ऐसा माना जाता है 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ये परत हम लोगों को कब देखने को मिलती है? तो जब सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण के समय हम लोगों को यहाँ पर ये परत देखने को मिलती है। हम हमारी नग्न आंखों से सूर्य की कौन सी परत को देख सकते हैं? तो प्रकाश मंडल को। किसको देख सकते हैं? प्रकाश मंडल। ये जो परत है, इस परत को हम लोग केवल देख सकते हैं, और वो भी किसे आंखों से बेटा? नग्न आंखों से। कौन सी आंखों से? नग्न आंखों से हम लोग इस परत को यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा टोटल सूर्य में परत कितनी देखने को मिलती है? तो 6 परत होगी। इन 6 परतों में आपकी आंतरिक परत कितनी हो सकती है? तो आंतरिक परतें 3 होगी। और आपसे बाही परतें के बारे में पूछेगा, बाही परतें कितनी होती हैं? तो बाही परतें मुख्य रूप से 3 परतें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। और जब कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसका प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है, तो इन दोनों जो परतों के माध्यम से, यानी बाह्यमंडल और वायुमंडल के बाद में जो कोरोना होता है, इन दोनों के माध्यम से अक्सर जो गामा रेस होता है, तो गामा रेस यह दोनों बाहर निकालती हैं। ठीक है, तो जैसा कहा जाता है कि छोटे बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो गर्भवती महिलाएं उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि क्रोमोसोम में मेजर यह बदलाव ला सकती है। यह भी कुछ प्रमुख कारण बनता है। तो मैं आशा करता हूं सूर्य का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग नहीं जो बना पाए, लेकिन मैंने जितना भी बनाया होगा, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसने पूछा है कि सूर्य की बाहरतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग कोरोना, किसके नाम से जानते हैं? कोरोना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा जो हमारे सवाल का इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो, या फिर अगर रिकॉर्डेड है, अब आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, लाइव क्लास तो नहीं मिल रही है, तो आगे पीछे करके इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर जो हमें देखने को मिलेगा कि सूर्य की चमकती हुई सतह क्या कहलाती है? तो चमकती हुई सतह हम लोगों ने कहा था फोटोस्फीयर। क्या कहलाती है? फोटोस्फीयर कहा था कि 5500 डिग्री सेल्सियस से तो 6000 डिग्री सेल्सियस के मध्य इसी का तापमान हमें यहाँ पर देखने को
मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद में कहा है कि सूर्य पृथ्वी की सतह पर सामने होता है तो मिनट के कोण, मतलब मिनट के कोण पर यदि सूर्य पृथ्वी के सामने होता है कितने मिनट का यहाँ पर कोण बनाता है, कितने मिनट का कोण बनाता है, 22 का ये डिग्री का कोण बनाता है, 32 का, 42 का या 52 का। आप लोगों ने बेहद अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि 32 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 32 डिग्री का यहाँ पर यह कोण बनाता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 12 की चर्चा करेंगे। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाले सूर्य ऊर्जा जो होते हैं, सूर्य ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि यहाँ पर हम लोगों को सन स्पॉट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी सूर्य कलंक हम लोग इनको बोलते हैं। ठीक है, ये कलंक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अक्सर आप लोगों ने जो देखा होगा कि रेडियो जो होते हैं उनमें चलते चलते प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, चैनल जो आप लोगों के सही तरीके से नहीं चल पाते, जितने रेडियो के कार्यक्रम होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं वो सही तरीके से नहीं चल पाते, तो ऐसे जो सही तरीके से हमको लोग कहा जाता है कि सिग्नल हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो इसका प्रमुख कारण है ये सनस्पॉट, यहाँ पर सूर्य के काले धब्बे बनते हैं। ठीक है, और इनके कारण जो तत्व होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, इस परत में कम पाए जाते हैं। मैंने कहा है कि 5500 डिग्री सेल्सियस से तो 6000 डिग्री सेल्सियस के समय काल में ही इसका तापमान यहाँ पर देखने को मिलता है। और यदि इसका तापमान यहाँ पर देखने को मिलेगा तो सूर्य के फोटोस्फीयर होगा, तो उसे हम लोग क्या नाम दिए? तो उसे स्वर प्रज्वाल हम लोग बोलते हैं, प्रज्वाल। ठीक है, यानी सूर्य कलंक हम लोगों को यहाँ पर देना था। ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। हम सभी का इस बार आह्वान है कि अब की पार और रेलवे पार का हम लोग, यदि हम लोगों का सपना है, मैंने कहा था कि रेलवे के लिए पीवाईक्यू जबरदस्त तरीके से पीवाईक्यू के को यदि साथ लेकर चलोगे, बहुत अच्छे से तैयारी आप लोगों की रहेगी। और उसके साथ यदि किसी के व्यक्ति के द्वारा, पर्सन के द्वारा आप लोगों को पीवाईक्यू के सवालों का एक्सप्लेनेशन बेहद अच्छे तरीके से दिया जा रहा, तो सोने पे सुहागा कहना अतिशोक्ति नहीं होगा। और बिल्कुल आप मेरे साथ उसी प्रकार की सीरीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और सवाल नंबर 13 की चर्चा करेंगे। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित आयु कितनी है? ये अनुमानित दूरी, डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस हम लोगों को कितनी देखने को मिलेगी? तो देखो, मैक्सिमम तो हम लोगों को 15.96 10 की पावर किलोमीटर देखने को मिलेगी। 14.96 जो है ये 10 की पावर 7 किलोमीटर है। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगी, 7 किलोमीटर में है। ठीक है, पानी की बेहद प्यास लग रही है। सवाल नंबर 13 पर ही पहुंचे हैं, क्या अंत तक पहुंच पाएंगे या नहीं? सूर्य ग्रहण कब होता है? तब। देखो, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूरी पर हो, ये हमें देखने को मिलेगा। चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, बिल्कुल सीधी रेखा में हो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में न हो। अब हमें बताया कि यहां पर तो क्या होना चाहिएगा? यहां पर तो हमारा सूर्य होना चाहिएगा। सूर्य के बाद में यहां पर हमारे पास में चंद्रमा क्या होना चाहिए? चंद्रमा होना चाहिए। और चंद्रमा के बाद हमारे पास में यहां पर पृथ्वी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पृथ्वी होना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे कि इस परिस्थिति में जो हमारी चंद्रमा है, यह चंद्रमा क्या करती है? सूर्य का जो प्रकाश मंडल वाला क्षेत्र है, कौन सा? प्रकाश मंडल, ये बेहद दूर होती है। तो जो प्रकाश मंडल वाले क्षेत्र को, जो प्रकाश मंडल वाला क्षेत्र जिसको हम लोग आसानी से देख पाते, उसे यह छिपा लेती है। तो प्रमुख कारण यह बनता है कि यदि तीनों एक ही दिशा में हो, और एक ही दिशा में होने के कारण पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमारे पास में चंद्रमा देखने को आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे हमें यहाँ पर सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा तो बहुत टाइम होता है, जैसे हम लोग चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो पृथ्वी और चंद्रमा आमने सामने होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी परिस्थिति होती है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति होती है जिसमें चंद्रमा का झुकाव भी 5 डिग्री के लगभग में आ जाता है। कितने डिग्री पर? 5 डिग्री के लगभग में आ जाता है। तो ऐसी विशेष परिस्थिति हमें
बहुत कम टाइम्स देखने को मिलती है, और जब जब परिस्थिति यह देखने को मिलती है तब हम लोग बोलेंगे जहां पर हमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी परिस्थिति हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो यह तीनों का एक ही रेखा में हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में सवाल नंबर 15 की चर्चा करेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में किस ग्रह का एक भी चंद्रमा मून नहीं है? तो हम लोग देखेंगे कि बृहस्पति और शनि के तो बढ़ते घटते रहते हैं, इनका मैं किसी एक दिन क्लास लूंगा और आपको बताऊंगा इसरो या नासा की साइड से कितने हैं। तो हमें यहाँ पर शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर यह देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के सफर को जारी करेंगे, और इसके बाद है शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल के होते हैं? अब ये बात कर रहा है किसके बारे में दोस्तों? सूर्य के बारे में। अब ये सूर्य के बारे में यदि बात कर रहा है, हम लोगों को देखने को मिलेगा ये सूर्य है, यह हमारे पास में शुक्र है, क्या देखने को मिलेगा? शुक्र ग्रह देखने को मिलेगा। और यह शुक्र ग्रह यदि हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलता है तो हम लोग अक्सर मानते हैं, अरे जो मानना वो मान लो यार, अक्सर क्या मानते हैं, शुक्र ग्रह है। अब जैसे इस शुक्र ग्रह में हम तो बोलते हैं कि 95% जो होता है, 95% वो CO2 गैस की प्रधानता देखने को मिलती है। अब यदि इसके वायुमंडल में सनलाइट आएगी और सूर्य सनलाइट जो सनलाइट आती है, सौर ऊर्जा आती है, तो इसके वातावरण के यदि ये नीचे आती हैं, तो यदि वातावरण की इसके नीचे आती हुई देखने को मिलेगी और यहां तक यदि आएगी, तो इसके बाद क्या होता है, रिटर्न भी जाना पाता है। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो रिटर्न नहीं जा पाती, CO2 की मात्रा ज्यादा हो गया, और CO2 की मात्रा यदि ज्यादा हो गया तो इसके वायुमंडल में अक्सर क्या होता है, यहाँ वाले पूरे स्ट्रक्चर में यह तापमान हम लोगों को ज्यादातर देखने को यहाँ पर मिलता है। तो अक्सर कहा जाता है कि CO2 गैस को जितना ज्यादा बाहर निकालोगे उतना ज्यादा आप लोगों को तापमान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोगों को देखने को मिलता है शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलेपन हुए रंगों के शुक्र ग्रह है ना, ये शुक्र ग्रह हम लोगों से यहाँ पर ये पूछ रहा है। और शुक्र ग्रह के जैसे हमारा जो सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल का पहला ग्रह पहला एक पिंड है जिसे हम लोगों ने सूर्य कहा है। क्या कहा है? सबसे जो चमकीला देखने को मिलेगा वो सूर्य देखने को मिलेगा। दूसरा हमें जो देखने को मिलेगा आप लोगों का शुक्र है, कौन सा? शुक्र देखने को मिलेगा। और जो तीसरा देखने को मिलेगा वो हमारा चंद्रमा, कौन सा देखने को मिलेगा? चंद्रमा। इन तीनों का क्रम आप सभी को आशा करता हूं कि आप सभी याद रखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है आप सभी के टक्कर में, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। जिस तरीके से आप हमारी क्लास में आज बने हुए हैं और आप सभी ने जो भरोसा जो जताया है, और आप सभी जिस तरीके से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, आप लोगों का जरूर सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं वरदान वेद, और उसके अंदर सारे PYQ का निचोड़ हम लोग आप सभी को पढ़ा रहे हैं। चलिएगा अगले सवाल पर बढ़ेंगे, और अगला सवाल हमें देखने को मिलेगा, उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन में पृथ्वी विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो उसे हम लोगों ने पैंथालासा कहा। क्या कहा? पैंथालासा कहा। ठीक है, जहां पर हम लोगों को सारे महासागर सॉरी इसको हम क्या बोला है, ये महाद्वीप हम लोगों से पूछा है ना, तो महाद्वीप है ना, तो ये फिर पेंजिया होगा। क्या होगा? इससे हमारे पास में सारे के पेंजिया वाले से सारे के सारे महाद्वीप बने, और सारे के सारे जो महासागर बनते हुए हमें देखने को मिले वो पैंथालासा से हमें यहाँ पर बनते हुए दिखे। मान लीजिएगा यह हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी पर यहाँ हमारे पास में यहाँ पर नॉर्थन हेमिस्फीयर है, और नॉर्थ पोल यदि हम लोगों को देखने को मिलेगा, और यहीं पर हमारे पास में जो साउथ पोल होगा, कौन सा पोल होगा? जो साउथ पोल हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे कि इस वाले स्ट्रक्चर जो है, इस वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास में जो लैंड भूमि थी, ये पूरा हिस्सा
हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ये हिस्सा देखने को मिलता है। ठीक है, अब देख लो, ये इस बोर्ड के ऐसे ही मजे, ऐसे कारीगरी करने में इधर मजा आता है। देख लो, वाह, ऐसा रोज पेंटिंग करने को मिल जाए तो। ठीक है, आप भी अपनी कॉपी में कर लो। ये पानी कलर है, सॉरी ये तो लैंड इलाका है ना, मतलब आप बताओ, मतलब भूमि को ही पानी कलर के लगभग में हमने कर दिया। आप बताओ क्या दिख रहा है आप सबको? ठीक है, और देखो, ठीक है, इस बोर्ड के ऐसे ही मजे हैं। बाकी तो इस बोर्ड में सही तरीके से पेन तो चलता नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसी कलाकृतियां हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बना ले, और हम लोग ले इसमें बना ले, देखो ये यहाँ पर पानी हो गया, दिख रहा है आप सबको? ठीक है, देख लो, तो यहाँ पर हम लोगों को ये पूरा पानी वाला हिस्सा देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लो अच्छे से। अब मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूं, आप जरा समझने का प्रयास करिएगा, कुछ छुट्टा नहीं चाहिए इस क्लास में, हर चीज पर चर्चा करेंगे हम लोग। अब देखो, अब आप देखो, इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था? हम लोगों ने पेंजिया, क्या नाम दिया था? पेंजिया हम लोगों ने नाम दिया। और ये जो महासागर वाला हिस्सा था, जो महासागर वाला हिस्सा था, इसको हम लोगों ने पेंथालासा, क्या कहा? पेंथालासा हम लोगों ने इसको यहाँ पर नाम दिया। और जो इसको हम लोगों ने पेंथालासा नाम दिया, क्या नाम दिया है? तो इसको हम लोगों ने पेंथालासा यहाँ पर नाम दिया है। अब देखो, अब यहाँ पर बात यहाँ पर यह आएगी कि ये जो दो हमें आप लोगों के दो पोल देखने को मिलेंगे, एक तो आप लोगों का नॉर्थ पोल देखने को मिला और एक आप लोगों का साउथ पोल हम लोगों को देखने को मिला। और ये जो नॉर्थ पोल है, जो साउथ पोल है, तो इन दोनों पोलों से ये जो दोनों पोल हम लोगों को देखने को मिलेंगे, इन दोनों पोलों से हमको लोगों को ध्रुवीय बल, कौन सा बल दोस्तों? ध्रुवीय फोर्स या ध्रुवीय बल हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसके कारण इस वाले हिस्सा और इस वाले हिस्से का ब्रेकडाउन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सारे महाद्वीप बने वो पेंजिया से बने हैं, और जितने भी महासागर बने हैं वो सारे पेंथालासा से मिलकर बने हैं। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। और यहाँ पर जो डेथिस देखने को मिलेगा, तो आप सभी देखेंगे जहां पर हमारे पास में एक यूरोपियन प्लेट, कौन सी प्लेट? एक यूरोपियन प्लेट जो है, ये हमारी प्लेट है। और या आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, ये जो दोनों प्लेटें हैं, ये जो दोनों प्लेटें हमें देखने को मिली, ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई। तो जहां पर आप लोगों का ये इस वाले हिस्से में जहां पर आप लोगों का डेथिस सागर था, कौन सा सागर था? डेथिस सागर जो हम लोगों को देखने को मिला, इसी डेथिस सागर की जगह पर हम लोगों को आप लोगों के हिमालय, कौन सा? हिमालय की रचना, यानी हिमालय बनता हुआ हम लोगों को यहाँ पर बनते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। चलिएगा जल्दी से अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। और अगला सवाल जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, रात्रि के समान समय आकाश मौजूद सबसे चमकीला तारा कौन सा देखने को मिलेगा? तो कौन सा देखने को मिलेगा? सूर्य, शुक्र देखने को मिलेगा। कौन सा? शुक्र देखने को मिलता है। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके? सिवाय, तो हम बोलेंगे शुक्र के सिवाय। यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन एक ग्रह हमें और भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, अरुण ग्रह। कौन सा है? अरुण ग्रह हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते इस श्रेणी में। और अगला जो हमें देखने को मिला, किस ग्रह का नाम बताइए जिसे रोमन देवी के नाम पर रखा गया? तो ये शुक्र ही होगा। ठीक है, बेहद सरल सवाल हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा गया है, कोई बड़ी बात तो यहाँ पर नहीं पूछी गई है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होगा? तो ये द्रव्यमान कितना होगा? 6.10 की पावर ये 22 है। ठीक है, ये हमें औसत द्रव्यमान यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा जो हमारे सवाल। हम लोग देखते हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो है क्या देखते हैं, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर जीवन की अनंत संभावना है। पृथ्वी पर जीवन की अनंत संभावना हमें देखने को मिलती है। इसका प्रमुख कारण क्या है?
इसका प्रमुख कारण हम लोग बोलते हैं, प्रमुख कारण जो हम लोग बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी हमारे सौरमंडल के एक विशेष गोल्डीलॉक जोन में स्थित है, जहां पर सभी प्रकार की गैसें हैं, सभी प्रकार गैसों की प्रधानता देखने को मिलती है। लेकिन सभी प्रकार की जो गैसों की प्रधानता देखने को मिलती है, उन प्रमुख गैसों में से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नाइट्रोजन, कौन सा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में आप सभी का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में आप सभी का हीलियम, और हीलियम के बाद में आप सभी की हाइड्रोजन गैस की प्रधानता हमें इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, एक हमें यहाँ पर उपसौर, कौन सा, उपसौर की घटना देखने को मिलती है, और एक अपसौर, कौन सा, उपसौर और अपसौर। अब ये होता है 3 जनवरी के दिन, कब होता है, 3 जनवरी के दिन। और ये जो होता है हमारे पास में अपसौर, ये हमारे पास में 4 जुलाई को हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमें जो है हमें देखना पड़ेगा कि हमारी पृथ्वी पर अनंत जीवन की संभावना है, हमारी पृथ्वी का आकार कैसा देखने को मिलेगा, हमारी पृथ्वी का शेप हमें कैसा देखने को मिलेगा। तो यदि कोई यदि कोई व्यक्ति है, यदि आप लोगों से कहे पृथ्वी का आकार कैसा है, यदि कोई आप लोगों को गोलाकार कह कर जाए तो मान लीजिएगा हाँ वो व्यक्ति सही बोल रहा है। यदि आप लोगों को बोल के जाए सेब जैसा है तो बिल्कुल सही है। वो आप लोगों को बोला जाए कि नाशपाती जैसा है तो बिल्कुल सही है। यदि आप लोगों को कोई व्यक्ति बोल के जाए कि नाशपाती जो हमें देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ गोलाकार सेब, नाशपाती, इसके बाद चपटी हमें देखने को मिलेगी। अगर इस प्रकार से किसी को और एक और बोलता है कोई अंडाकार, कौन सा, अंडाकार, यदि आप लोगों से बोले तो बोल दीजिएगा हाँ सभी आप सही है, ये विचार गलत नहीं है। ठीक है, परंतु वास्तविक तौर पर यदि देखा जाए तो ये सभी गलत होंगे। ठीक है, क्योंकि कई जगहों पर अलग अलग तौर पर लिखा गया है, तो पृथ्वी का ऐसा आकार कतई भी हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। पृथ्वी का जो आकार की परिकल्पना हम लोग जो करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार की संरचना, ये जो आप लोग आकार देख पा रहे हो ऐसा, इसमें सर्कुलर थ्योरी हम लोगों ने दिया, जहां जहां से पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं, उसे गोलाकार बनाया जाए। और इस प्रकार के विशेष आकार को, इस प्रकार का जो विशेष आकार है, इस प्रकार का विशेष आकार को हम लोगों ने हिंदी में हम लोग इसको भूलाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूलाप बोलते हैं, या हम लोग इसको जियोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोट बोलते हैं, या हम इसे भूलाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूलाप हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर बढ़ेंगे, सवाल नंबर 22 की तरफ। पृथ्वी का आकार कैसा है, पूर्ण गोलाकार नहीं हो सकता, अधिकांश चपटा नहीं होगा, और पूर्ण गोल नहीं होगा, चपटा और गोल ये दोनों मिलाकर हम लोगों ने एक शब्द नाम दिया है जियोड। तो ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलेगा, सवाल नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 23 जो हमें देखने को मिलेगा, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीबन कितने परसेंट है। तो ऑक्सीजन 21% हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे, और अगला सवाल जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारी प्यारी पृथ्वी कौन जानी जाती है, हमारी प्यारी पृथ्वी यहाँ पर यह जो है यहाँ तक जानी जाती है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, कितनी बार में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। तो जीपीएस हम लोग बोलते हैं, तो ये प्रत्येक 12 घंटे एक बार, कितने घंटे में एक बार, प्रत्येक 12 घंटे में एक बार यह परिक्रमा कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर बढ़ेंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जो है सवाल नंबर 26 है, मंगल ग्रह में के कितने प्राकृतिक उपग्रह है। तो हम लोग बोलते हैं कि 2 है, एक का नाम होता है फेबोस, क्या नाम होता है, फेबोस, और एक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा डिमोस। कौन सा, फेबोस और डिमोस हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी
जो होगा ये बिल्कुल सवाल का राइट आंसर होगा। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? तो हम लोग बोलते हैं कि गैनीमीड सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर हमें बृहस्पति का, किसका, बृहस्पति का यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा कहा जा सकता है उपग्रह हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सूर्य जैसी संरचना, सूर्य जैसी जो संरचना है, सूर्य जैसी संरचना है वो हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलती है? तो सूर्य जैसी संरचना हम लोगों को बृहस्पति, कहाँ पर देखने को मिलती है? बृहस्पति पर यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह आप लोग जानते हैं कि जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह का एक फोबे हमें प्रमुख उपग्रह देखने को मिलेगा। इसके बाद में एक टाइटन, कौन सा देखने को मिलेगा? टाइटन। टाइटन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा हमें उपग्रह, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 28 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 28 जो हमें देखने को मिलेगा, विशाल ग्रेट स्पॉट के रूप में जाने वाला जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? अब मैं कितनी बार आप सभी को ये सवाल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आईएमपी बहुत पढ़ेगा। मैं ऐसा चाहता हूं कि आप सभी कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि बेहद अच्छा सवाल है। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? मंगल से, वीनस से, प्लूटो से, या फिर बृहस्पति ग्रह से हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 29 की चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में किसको हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता है परंतु उसे बोना ग्रह हम लोग बोलते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट हम लोग उसको बोलते हैं, मरकरी को बोलते हैं, यूरेनस को बोलते हैं, प्लूटो ग्रह को बोलते हैं, या फिर मार्स को बोलते हैं तो हम लोग प्लूटे, क्योंकि हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर हमारे पास में सूर्य में पहले पढ़ा चुका हूं, अब नहीं पढ़ाऊंगा। मान लो कि हमारे पास में यहाँ पर ये आप लोगों का वरुण ग्रह, कौन सा वरुण ग्रह है? वरुण ग्रह। इसी वरुण ग्रह के बाद में, अरे क्या बना दिया यार, ये सूर्य है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे पास में एक वरुण ग्रह देखने को मिलेगा। इस वरुण ग्रह के बाद में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमारे पास में क्यूपर बेल्ट होगा। और ये जो क्यूपर बेल्ट मैंने आप लोगों को बताया है, इसके बाद हम लोगों को सारे बोने ग्रह क्या देखने को मिलते हैं? बोने ग्रह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसके बाद आप सभी का ओरल क्लाउड, कौन सा देखने को मिलेगा? ओरल क्लाउड। ओरल क्लाउड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर आते हैं। प्लूटो आता है, मेक आता है, मुकमुक आता है, सोफिया आता है, ये सब बोने ग्रह देखने को मिलते हैं। और 2006 में हम लोगों ने इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर भी निकाल दिया था। क्या किया था? बाहर हम लोगों ने इसको निकाला था। अगला जो सवाल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगला जो सवाल है, यूरेनस ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यूरेनस ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो गैली द्वारा और क्रिस्टियन ह्यूगेंस के द्वारा, सर विलियम हर्शेल, बिल्कुल सर विलियम हर्शेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 31 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 31 इस प्रकार से, चंद्र ग्रहण केवल होता है, केवल कब होता है चंद्र ग्रहण? तो प्रथम त्रिमाही दिवस पर होता है? बिल्कुल नहीं। अमावस्या का दिन नहीं होता, पूर्णिमा के दिन होता है। किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर जो हमें देखने को मिलेगा, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस तिथि के दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो 15वें दिन। किस दिन हो जाता है? 15वें दिन यहाँ पर अदृश्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से हमें पृथ्वी
दिखाई देते हैं। सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाले कृत्रिम उपग्रहों से प्रकाश प्राप्त करता है। चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। चंद्रमा को पृथ्वी से प्रकाश मिलता है। पृथ्वी पर तो प्रकाश होता नहीं है, चंद्रमा का अपना प्रकाश भी नहीं होता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाले कृत्रिम उपग्रहों से प्राणी प्राप्त करता नहीं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। ये हमारे सवाल में कहा था कि तीसरा सबसे बड़ा चमकदार कौन सा, सबसे हमें चमकदार जो पिंड देखने को मिलेगा वो हमारा चंद्रमा ही देखने को मिलेगा। हमारे पृथ्वी का एक मून है, हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह हमें चंद्रमा यहाँ पर हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। सवाल नंबर 34 की तरफ बढ़ेंगे और सवाल नंबर 34 जो हमें देखने को मिलेगा, ब्लू मून क्या है? महीने के आने वाला पहला पूरा चांद नहीं, महीने के आने वाला दूसरा पूरा चांद, चांद का एक अन्य भाग सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं, महीने के आने वाला दूसरा जब चंद्र ग्रहण, जब ब्लू मून होता है उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, और यदि ऐसा आपकी 31 दिन के अंदर साइकिलिंग पूरी हो जानी है, तो अगर ऐसा किसी वर्ष होता है तो उसे ब्लू मून ईयर के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से? ब्लू मून ईयर के नाम से उसे हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी कहेंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, अब देखिएगा शुद्ध ग्रह बेल्ट में कौन सा बोना ग्रह मौजूद है? कौन सा बोना ग्रह यहाँ पर मौजूद है? जो है हमें मेक हमें देखने को मिलेगा, सेरस देखने को मिलेगा, प्लूटो देखने को मिलेगा, एरिस देखने को मिलेगा, बल्कि सेरस। कौन सा? सेरस। सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह यदि हमें देखने को मिला, कौन सा? यदि सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह हमें देखने को मिलेगा तो वह आप लोगों का सेरस ही हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 36 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 36 जो है, अंतरिक्ष में एक वस्तु है जिसे गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे उल्का पिंड बोलते हैं हम लोग, या उसे नक्षत्र। नक्षत्र टोटल कितने होते हैं? तो नक्षत्र टोटल 27 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 27 माने जाते हैं। लेकिन जो भारतीय अभिषी है, जो भारतीय महान जो खगोल शास्त्री उनके द्वारा 28 माने जाते हैं। अब ये जो 27 प्लस एक पड़ता है ना 28वां, इसे हम लोगों ने अभिजीत कहा है। क्या कहा है? इसे हम लोगों ने अभिजीत यहाँ पर कहा है। शुद्ध ग्रह या धूमकेतु से हम लोग धूमकेतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धूमकेतु हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में हमें सवाल देखने को मिलेगा, हेली धूमकेतु पुच्छल तारा लगभग कितने वर्षों में नजर आता है? तो 76 वर्षों में नजर आता है। कितने वर्षों में? 76 वर्षों में नजर आता हुआ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला है, यह सिद्धांत किस डायनासोर को पृथ्वी पर एक बड़े शुद्ध ग्रह के प्रभाव से विलुप्त होने के लिए प्रेरित किया गया था, द्वारा दिया गया? मतलब ऐसा शुद्ध ग्रह गिरा था पृथ्वी पर जिसके कारण हमें जितने भी डायनासोर हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखेंगे इतने क्या बड़े डायनासोर थे, क्या इतने बड़े बड़े सांप हमें देखने को मिले। गुजरात के क्षेत्र में एक वासुकी नामक 45 फीट के लगभग हम लोगों को एक सांप देखने को मिला है। इतना बड़ा है तो ऐसा माना जा सकता है कि डायनासोर भी इतने बड़े जो है जानवर रहे होंगे। अब लेकिन यह जितना मैं समझ पा रहा हूं इस बात को मैं पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करता कि शुद्ध ग्रह उल्का, ये जो शुद्ध ग्रह जो है ग्रह के प्रभाव में या आपके उल्का पिंड पड़े होंगे जिसके कारण जितने भी जो डायनासोर है वो पृथ्वी पर पूरी तरीके से समाप्त हो गए। ठीक है, देखो हमारे वायुमंडल में स्ट्रक्चर क्या है, जो आयरन मंडल है ना उसका कोर है वो बहुत मजबूत है, वो बहुत मजबूत हम लोगों को देखने को मिलेगा। जब कल्पना चावला आए थे और कल्पना चावला का जो हवाई जहाज है वो रिटर्न आ रहा था तो ये आर्यन मंडल को पूरी तरीके से भेद नहीं पाया। ठीक है, ये बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तो हमें जितने भी तारे जो
टूटते हैं इसके बाद घर्षण एक पैदा होता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में घनत्व है जिस कारण वो वहीं पर जल जाते हैं। लेकिन ऐसा मानते हैं कि अब शुद्ध ग्रह के प्रभाव के बाद विलुप्त होने के प्रेरित किया गया द्वारा दिया गया था। तो ये लुइस अल्वारेस, किसके द्वारा? लुइस अल्वारेस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है? ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है बेटेलगेस अल नीलम रिगेल। कौन सा? रिगेल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा अंतिम सवाल आप सभी के होमवर्क से मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस सवाल का जवाब देंगे। सवाल है कि ब्लड मून शब्द का इस्तेमाल किया जाता है को संदर्भित करने के लिए, किसको संदर्भित करने के लिए? सूर्य ग्रहण को, वर्धमान चांद को, चंद्र ग्रहण को या पूर्णिमा को। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और हमने जो वर्तमान बैच जो आप लोगों के लिए प्रारंभ यूट्यूब पर की है, मैं आशा करता हूं कि इस बैच से आप सभी को फायदा मिल रहा होगा और आप सभी को आज की भी क्लास बेहद अच्छे से पसंद आई होगी। आप सभी जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं उन लोगों ने चैनल को जरूर सब्सक्राइबर किया होगा और हमारे जो रेगुलर विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी तो आप सभी ने जरूर क्लास को लाइक जरूर किया होगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वरदान वेद के साथ। पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।